हेलो एवरीवन। आए दिन बच्चों के फोन आते रहते हैं और बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर मार्क्स क्यों नहीं मिलते। बहुत सारा एनालिस करने के बाद में, बहुत सारे पेपर्स एनालाइज करने के बाद, हर अटेम्प्ट के बाद में ढेरों पेपर आते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। दो इसके रीजन होते हैं। पहला, ठीक है, कि वी डोंट राइट प्रॉपर जो कंटेंट एक्सपेक्टेड है, जो पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है, जो पॉइंट्स उनको चाहिए वो नहीं लिख पाते। ठीक है, 50% टाइम ऐसा होता है। एंड डेफिनेटली वन बिग रीजन, एक बड़ा रीजन है कि बच्चे आंसर बराबर नहीं लिखते। दे डोंट राइट आंसर प्रॉपरली, दे डोंट इंटरप्रेट क्वेश्चन प्रॉपरली, दे डोंट राइट आंसर प्रॉपरली। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन how to write answers, how to interpret questions and how to write answer। क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कैसे करें और क्वेश्चंस को कैसे लिखे, और मैं ये कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज आपको ये सारी डिटेल्स में आपको बताऊं। लेट्स सी, प्रैक्टिकल चीजें एक एक करके एनालाइज करते हम लोग चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, मैंने एकदम लाइव जब बच्चों के पेपर होते हैं वहां से इसको सिलेक्ट करके एनालाइज करके कुछ चीजें हमको बहुत समझना जरूरी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो शॉर्ट में आप लिखते जाइए, एक पेज बनाइए कि मैं ये गलती नहीं करूंगा। आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, आई विल डू बेटर थिंग्स। बराबर, अच्छी चीजें करूंगा मैं, इसको गलती को नहीं करूंगा। कौन से पॉइंट्स लिखिए, और ये पेज आपके ऑडिट की जो बुक है उसमें फ्रंट पेज पे होना चाहिए और आपने इसको पढ़ना चाहिए और एग्जाम में जाने से पहले जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, एक स्टूडेंट उनकी सिस्टर, उन्होंने पेपर भेजा, बोले सर आप ये देखिए। ठीक है, तो ये पेपर आया और पेपर के अंदर उन्होंने लिखा था, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी, कोई बात नहीं अगर नहीं भी देख पा रहे होंगे आप। उन्होंने लिखा स्टडिंग मिनट बुक। उन्होंने क्या लिखा? स्टडिंग मिनट बुक पढ़ना, ऐसा उन्होंने लिखा। अब एक पॉपुलर ऑथर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, कोई ऑथर उनका नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है, मैं भी ये करता हूं। यहां पर लिखा है स्टडिंग द मिनट बुक। बच्चे ने लिखा है स्टडिंग द मिनट बुक, ऑथर ने लिखा है स्टडिंग द मिनट बुक, और पूरा आंसर ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस मैनुअल देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप पे क्वेश्चन था, और उसके अंदर ये एक पॉइंट उन्होंने लिखा जैसे बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये पॉइंट लिखना क्या था? स्टडी मिनट बुक इफ एनी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में मिनट बुक हो जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट अ कंपनी। स्टडी मिनट बुक if any, and in that study minute book check what are the important decisions taken by the partners regarding borrowing, regarding capital expenditure, कौन से important decisions है, and check whether the expenditure are as per the minutes। ये लिखना चाहिए था, ये बात प्रैक्टिस मैनुअल में लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन वो नहीं लिखा और 5 में से 2 ही मार्क्स मिले, और बच्चा पूछ रहा है मेरे को, सर मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले। लिसन गाइस, शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छी चीज होती है, मैं भी बनवाता हूं, मैं भी शॉर्ट नोट्स बनाता हूं, बच्चे भी बनाते हैं शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है कि आप आपके थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए याद रखने के लिए। शॉर्ट नोट्स बनाने से चीजें याद बहुत जल्दी रहती है, याद बहुत फास्ट रहती है, बट लेकिन शॉर्ट नोट्स इज फॉर रिटेंशन के लिए है ना। आप सिर्फ उतना ही लिख के आ गए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है साहब, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्टडिंग द मिनट बुक, क्या मतलब निकलता है उसका? There is a big problem in complete expressions. There is a big problem in complete expression. Incomplete चीजें लिख रहे हैं आप। Every point which you write in your answer, हर पॉइंट जो आप आपके आंसर में लिखते हो, that should justify the क्वेश्चन से उसको कनेक्ट करना है। Studying the minute book, how you connect with the audit of partnership firm, ये क्वेश्चन था ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उससे कैसे जोड़ रहे हो?
each and every sentence you write should be justifying the question, should be explaining the answer, should get connected to the question. एक एक लाइन आप जो लिख रहे हो वो क्वेश्चन से कनेक्ट होनी चाहिए. आप पॉइंट्स को आइसोलेशन में नहीं लिख सकते, आधा अधूरा नहीं लिख सकते. सो गाइज प्लीज, शॉर्ट नोट से पढ़ा आपने, कोई बात नहीं, प्लीज उसको पूरा एक्सप्रेस करिए, पूरा उसको अच्छे से एक्सप्रेस करिए और उसको कनेक्ट करिए. एंड कनेक्ट इट, बराबर, उसको आप कनेक्ट करिए क्वेश्चन से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम है, पूरा नहीं लिखते, दे डोंट राइट कंप्लीट थिंग. अब ये एग्जांपल आईपीसी का नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही फाइनल का है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से निकल के आती है. बच्चे ने ऐसा लिखा, अभी आपको आईपीसी के बच्चों को नहीं पता, बच्चे ने ऐसा लिखा कि, ठीक है, लेकिन मुझे लगा रेलेवेंट एग्जांपल है. ऐसा लिखा कि अगर कोई सीए झूठ बोलता है तो वो उसने गलत किया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. लेकिन आंसर पूरा ये था, अगर कोई सीए झूठ बोलता है, सीए इंस्टीट्यूट से झूठ बोलता है, उसकी कमिटी से झूठ बोलता है, अलग अलग कमिटीज से, उसके बोर्ड से झूठ बोलता है, तो फिर इसको गलती मानी जाती है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, प्रोफेशनली गलत काम किया ऐसा माना जाता है. ठीक है, बच्चा सिर्फ क्या लिखे, झूठ बोलना है. प्लीज अगेन द सेम थिंग, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन पूरा लिखिए साहब, बराबर. बच्चे करते आधा तो लिखते, हाँ बाकी तो वो समझ ही जाएगा, बाकी ही विल अंडरस्टैंड. प्लीज राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस लिखिए, उसको कंप्लीट करिए, पूरे बैकग्राउंड के साथ लिखिए. ऐसा लिखिए कि एज इफ सामने वाले को कुछ नहीं मालूम, डजंट नो एनीथिंग. तो वापस आपके लिए सजेशन था कि प्लीज पूरा लिखिए, कंप्लीट एक्सप्रेस. द फर्स्ट लर्निंग इज राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, पूरा एज इफ सामने को कुछ नहीं मालूम, पूरे बैकग्राउंड के साथ, और उसको क्वेश्चन के साथ में कनेक्ट करिए. अब ये क्वेश्चन कारो पे था, बच्चे ने स्टैट्यूटरी ड्यूज, आप सबको पता है स्टैट्यूटरी ड्यूज के ऊपर था, स्टैट्यूटरी ड्यू पे नहीं किया उसके ऊपर था. तो बच्चे ने लिखा कि कारो के हिसाब से हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वी विल हैव टू रिपोर्ट एज पर कारो, कारो के हिसाब से रिपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा बच्चे ने बोल दिया और लिख दिया. ठीक है, कोई गलती नहीं बच्चे का, बिल्कुल सही है. लेकिन बच्चे ने, अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है, स्टैट्यूटरी ड्यू इज नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ, स्टैट्यूटरी ड्यू इज द नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ, नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ है सर, बराबर. इफ इट इज नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ करेक्ट है, तो ऐसे 250 का भी रेफरेंस देना पड़ेगा. बच्चे ने ऐसे 250 का रेफरेंस नहीं दिया, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, ही लॉस्ट द मार्क्स. आप सिर्फ एक चीज, एक ट्रेन आप पकड़ के आंसर नहीं लिख सकते, आपको सोचना ही पड़ेगा. कारो के अलावा कौन से स्टैंडर्ड्स ऑन लगते हैं, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, कौन सा शेड्यूल 3 लगता है, ये सारी बातें आपको सोचनी पड़ेगी, इसको लिंक करना ही पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. ठीक है, हमने हमारे वेबसाइट पे auditguru.in/download सेक्शन में अगर आप जाएंगे, यू गो टू डाउनलोड सेक्शन, ठीक है, तो वहां पे एक ऐसे लिंकिंग फाइल बनाई है, ऐसे लिंकिंग फाइल. वो ऐसे लिंकिंग फाइल एक पेज में जितने बहुत सारे एसोसिएशन हो सकते हैं स्टैंडर्ड्स के बीच में, और बहुत सारे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनके बीच में जितने एसोसिएशन हो सकते हैं, वो डाउनलोड सेक्शन में दिया हुआ है. प्लीज डाउनलोड दैट फाइल. एक पेज है, इज ओनली अ सिंगल पेज, वो आप पढ़िए उसको, रीड दैट, तो आपके दिमाग में एसोसिएशंस और इंप्रूव होंगे. और बिल्कुल घाई में मत रहिए, बराबर पहली ट्रेन पकड़ के निकल लिया ऐसा मत करिए. जितनी चीजें, जो भी कोई केस आता है तो सभी एसएस के बारे में एक बार सोचना पड़ेगा, सेक्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा, एएस के बारे में सोचना पड़ेगा, शेड्यूल 3 के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर ही आपको जवाब देना पड़ेगा. तो सेकंड थिंग गाइज, बराबर पहली ट्रेन पकड़ के मत जाइए, पूरा एक्सप्रेस करिए और पहली ट्रेन पकड़ मत जाइए, सारे लिंकिंग बनाकर उसको आंसर दीजिए. नाउ ठीक है, रॉन्ग एक्सप्रेशन. बच्चे लिखते हैं ऑडिटर शुड डू फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑडिटर शुड डू फिजिकल वेरिफिकेशन. ठीक है, फिर कारो रिपोर्ट में लिख देते हैं ऑडिटर हैज नॉट कंडक्टेड फिजिकल वेरिफिकेशन. गाइस प्लीज राइट, डोंट गिव रॉन्ग एक्सप्रेशन. बराबर किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आप सही तरीके से लिखिए.
प्लीज राइट इट प्रॉपरली, किसकी क्या जिम्मेदारी है आपको लिखना है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, बराबर, लेकिन उसको अटेंड करना हमारी जिम्मेदारी है। कारो इज ऑल अबाउट कंपनी ने क्या किया, कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या किया, उसके बारे में रिपोर्ट करना पड़ता है ऑडिटर को। करना सब कुछ कंपनी को है, हमको सिर्फ रिपोर्ट करना है। कारो में जितनी बातें लिखी है वो सब करना कंपनी को है, वी आर सपोज टू रिपोर्ट ओनली। प्लीज सही तरीके से लिखिए किसकी क्या जिम्मेदारी है, इतनी बेसिक चीज में गलती मत करिए। फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट को करना है, हमको सिर्फ अटेंड करना है और रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब एक चीज आईपीसी के लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, फॉर्म 3CD टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3CD क्लाइंट को बनाना पड़ता है, ऑडिटर इज सपोज टू रिपोर्ट। प्लीज राइट इट, किसकी क्या जिम्मेदारियां है वो सही लिखिए। हर काम ऑडिटर ने कर लेना है ऐसा थोड़ी होगा, और आप अगर ये गलती करेंगे तो बेसिक इंप्रेशन ही खराब हो जाता है कि यार इसकी तो बेसिक सी क्लियर नहीं है। तो प्लीज बराबर कौन सी जिम्मेदारियां मैनेजमेंट की है उसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, कौन सी जिम्मेदारियां ऑडिटर की है उसको ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो। लिखते वक्त किसकी क्या जिम्मेदारियां है और पॉइंट ऑफ व्यू आपने ध्यान रखना चाहिए। तो तीसरी बात थी पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिए, डोंट गिव फॉर रॉन्ग एक्सप्रेशन, हैव अ प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है, हाउ कैन ऑडिटर कलेक्ट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री? How can auditor collect evidence for existence and condition of inventory? कैसे एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं? अब जैसे आता है इन्वेंट्री तो बच्चे शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने एक्साइज रिकॉर्ड देखने चाहिए, वैट रिकॉर्ड देखने चाहिए, AS2 वैल्यूएशन लगाना चाहिए, उनका स्टॉक रजिस्टर देखना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने रिकंसिलिएशन बनाना चाहिए, वी शुड प्रिपेयर रिकंसिलिएशन। बेसिकली बच्चे जो प्रैक्टिकल लाइफ में देख के आते हैं कि स्टॉक काउंट पे क्या होता है, बराबर प्रैक्टिकल लाइफ में देख के आते क्या होता है, पूरी की पूरी बातें लिख देते हैं, कंप्लीट थिंग। स्टॉक से रिलेटेड बच्चों ने जो भी किया प्रैक्टिकल लाइफ में लिख देते हैं, पूरा प्रैक्टिकल का लिख कर आते हैं, ठीक है। गाइज अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल में जिस तरीके से ऑडिट होता है वैसा हमारे एसेज में लिखा ही नहीं है। 95% व्हाट वी डू, जो हम ऑडिट करते हैं, 95% जो हम ऑडिट करते हैं दैट इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इंडिया में चीजें बदल रही है लेकिन ये सच है। आप प्रैक्टिकल का लिख के नहीं आ सकते साहब। आई हैव मेट पीपल, मैं ऐसे लोगों को मिला हूं जो लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते, पूरे ऑडिट टीम को लीड करते, 28 मार्क्स है उनको ऑडिट में, 28 मार्क्स। आप सिर्फ आपका प्रैक्टिकल का लिख कर नहीं आ सकते, अगर आप प्रैक्टिकल का लिखेंगे तो आप मार्क्स खो देंगे, बराबर। एज सेड बच्चे स्टॉक रजिस्टर, सेल्स रिकॉर्ड, वैट रिकॉर्ड्स, AS2 एंड सो ऑन, जबकि इसका परफेक्ट आंसर क्या था मैं आपको बता रहा हूं। एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग साहब एसेस को समझना पड़ेगा, एक इमेजिनरी दुनिया बनानी पड़ेगी, ठीक है। जब मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा इमेजिन करिए, आप स्टॉक काउंट करने के लिए गए, फिजिकल इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस ऐसे 701 में 501 में लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंट्री अगर आपको पता करना है, ऑडिटर इज सपोज टू अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना है, तो आपको बोलना है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, हमको सिर्फ अटेंड करना है। अब ऐसे 501 में एक्सप्लेन किया है फिजिकल वेरिफिकेशन में जाकर क्या करना। बच्चे ने तो फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट एक लाइन में निकाल दिया साहब, एक लाइन में निपटा दिया उसने, जबकि आंसर में तो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करना उसके बारे में लिखना था। यहां पे परफेक्ट आंसर था, ऐसे 501 इज एप्लीकेबल, ठीक है। फिर आपको उसमें लिखना था मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल वेरिफिकेशन करना, हमारा काम है अटेंड करना। वर्ड अटेंड करने में क्या, नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट जैसे आप जाएंगे इवैल्यूएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन, क्या तैयारी की उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन की, मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। मैनेजमेंट हमको बोलता है सर हमने मॉर्निंग शिफ्ट प्रोडक्शन की कैंसिल कर दी, अच्छा हम लोगों ने कोई गुड्स जा नहीं रहे प्रोडक्शन में और कोई गुड्स आ नहीं रहे, पूरा गुड्स का मूवमेंट बंद कर दिया है, मॉर्निंग शिफ्ट कैंसिल कर दिया, गुड्स का मूवमेंट बंद कर दिया है, ना प्रोडक्शन में कुछ गुड्स जा रहे हैं ना कुछ गुड्स आ रहे हैं। बोले जितने भी ट्रक्स है बोले वो सारे के सारे ट्रक बोले गेट के बाहर खड़े हुए हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट अरेंजमेंट। बोले सर काउंटिंग के लिए 3 लोग जिम्मेवार है, एक लोकल है, एक HO से आया है और एक एक्सपर्ट है। हमारे पास में होलोग्राम लगी हुई शीट्स है, उसके ऊपर ही लिखना है, फाइनल चीज उस पर लिखनी है। एक्सीलेंट, सभी लोकेशंस के फिजिकल वेरिफिकेशन एक साथ हो रहे हैं। इवैल्यूएट्स मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, बहुत ही बढ़िया तैयारी है,
बराबर। तो आपको लिखना था फिजिकल वेरिफिकेशन में पहले इवैल्यूएट करो उनकी इंस्ट्रक्शन, बहुत बढ़िया तैयारी है। सेकंड, वी आर सपोज टू ऑब्जर्व फिजिकल वेरिफिकेशन, हमको ऑब्जर्व करना है, बराबर वो लिख रहे हैं ना, बराबर देखकर लिख रहे हैं ना, बराबर लिख रहे हैं ना, बराबर लिख रहे हैं ना, अंदाजे तो सिर्फ नहीं लिख रहे, ऑब्जर्व फिजिकल वेरिफिकेशन बराबर चल रहा है ना। खुद चाहे तो टेस्ट काउंट करिए, खुद चाहे तो आपको टेस्ट काउंट करके देखना है कि कुछ लगे आपको तो टेस्ट काउंट करिए, कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी देखिए, डैमेज तो नहीं है, डिफेक्टिव तो नहीं है, ये आपको लिखना था। एंड में कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, बराबर, कंपाइल देम, ऐड देम एंड कंपेयर विद द रिकॉर्ड विद द स्टॉक विच इज इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर कितना स्टॉक है उससे कंपेयर करिए, कंपेयर विद दैट, उससे आपको उसको कंपेयर करना था, बराबर। ये आंसर था 501 का, बस ये आंसर था। फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करना यही एक्सप्लेन करना था, और बच्चे दुनिया भर का लिख कर आ गए। इसको मसाला अप्रोच बोलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उनको एक उनके दिमाग में एक मसाला होता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक मसाला है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में जो आता है वो सब लिख देते हैं, बराबर। लेकिन कौन, यू हैव टू राइट, थिंक अबाउट इट कि ऐसे के कौन से पार्ट पे क्वेश्चन है और वो पार्ट लिखना पड़ता है। आगे मैं इसके ऊपर आपको और बात बताऊंगा, ठीक है। सो गाइज प्लीज राइट कंप्लीट थिंग पूरे बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, पूरे बैकग्राउंड के साथ कंप्लीट सेंटेंस लिखिए, आप लिंकिंग करिए, पूरा लिंक करके आप लिखिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सही पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखिए, किसकी जिम्मेदारियां क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू सही रखिए। प्लीज अवॉइड मसाला अप्रोच, ठीक है। मसाला अप्रोच यूज करना पड़ता है, कहां यूज करना पड़ता है, जहां आपको नहीं आता आंसर अच्छे से, मैं उसके बारे में बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम लोग ये भी देखेंगे, अभी मैंने बच्चों के पेपर एनालाइज करके आपको बात बताई, मैं चैप्टर वाइज टिप्स दूंगा, और आखिरी में जब आपको नहीं आता, कुछ नहीं आता तो क्या करना, उसकी भी टिप्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की टिप्स, कारो, कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट डेफिनेटली नॉट रिलेवेंट फॉर यू, कंपनी ऑडिट की टिप्स, वाउचिंग का आंसर कैसे लिखना, वेरिफिकेशन का आंसर कैसे लिखना, स्पेशल ऑडिट का आंसर कैसे लिखना, ठीक है। और जब आपको कुछ पता नहीं हो, व्हेन यू डोंट नो समथिंग, बराबर, तो 6 चीजें हम लोग देखने वाले हैं। लेट्स सी गाइज वन बाय वन, ठीक है। ऐसे इसकी बात करता हूं। क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लाइन जाके पढ़िए, सबसे पहले बोलूंगा लास्ट लाइन जहां पे क्वेश्चन पूछा है करना क्या है इंटरप्रिटेशन में, लास्ट लाइन जाकर पढ़िए साहब, दैट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज गो एंड रीड द लास्ट लाइन, देखो पूछा क्या है, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को फिर से पढ़िए तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन का फोकस क्या है। अगर आपने फोकस सही नहीं पकड़ा तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा लिखा है कि कंपनी की हालत बहुत बुरी है, कंपनी लॉसेस में चल रही है, ऐसी पूरी थोड़ी कहानी दी है और आखिरी में लिखा है, ठीक है, कंपनी टू फाइनेंशियल लॉसेस, विच आर द, प्लीज एक्सप्लेन सच फैक्टर्स एंड विच आर द अदर फैक्टर्स विच इंडिकेट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द गोइंग कंसर्न। विच आर द अदर फैक्टर्स मतलब आपको समझाना था फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेशन इंडिकेटर्स एंड अदर इंडिकेटर्स। प्लीज एक्सप्लेन कि फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे और कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो आपका आंसर बदल जाएगा। अगर ऐसी कहानी दिखी और आगे लिखा हुआ है विच एडिशनल प्रोसीजर शुड ऑडिटर परफॉर्म, ऐसे 570 में इंडिकेटर मिलने के बाद एडिशनल प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना, फिर आंसर बदल जाता है। या फिर आखिरी में लिखा हो सकता था आप रिपोर्ट क्या करेंगे, व्हाट विल यू रिपोर्ट। लिसन गाइस, आखिरी लाइन से बात बदल गई पूरी। लास्ट लाइन जहां पे पूछा था करना क्या है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन है, बराबर। उस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन है, उसके अंदर लिखा हो उस लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रीट करते हो, प्लीज शांति से आप उसको इंटरप्रीट करिए, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन में डोंट कैच वन वर्ड एंड अप्लाई प्लेंटी ऑफ एसेस, बराबर। रिस्क वर्ड आया, रिस्क असेसमेंट लगा दिया, बराबर। ऐसे मतलब बोले रिस्क, ऐसे 315 तो हर जगह लगता है, ऐसा नहीं होता है साहब, 315 हर जगह नहीं लगता है, बराबर। हर जगह पे आप बहुत सारे एविडेंस वर्ड आया 500 लगा दिया, एक एक वर्ड को पकड़ पकड़ के बहुत सारे ऐसे भरे जा रहे हो आप, ऐसा नहीं होता है साहब। जनरली जो क्वेश्चन होता है जनरली एक ही ऐसे पे डिपेंडेंट होता है,
और अगर आप क्वालिफाई कर रहे रिपोर्ट तो आप 705 का ईएमपी ओएमपी रहते हो 706 का। एक ऐसे और 705 706 ऐसा जनरली ऐसा फ्रेमवर्क होता है। अगर आप एक से ज्यादा स्टैंडर्ड्स और नोटिंग लगाना चाहते हो तो सोच समझ के लगाए, उसके बारे में बहुत सोच समझ के आपको उसको लिखना चाहिए। प्लीज जस्ट डोंट अप्लाई बराबर। जब ऐसे बहुत सारे आप ऐसे लगने तो पूरा पेपर चेक करने वाले का इंप्रेशन ही खत्म होता है, बोले बकवास है एकदम ये बच्चा, बेकार बच्चा है, कुछ के इतने सारे कुछ के कुछ इतने सारे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग लगाया जा रहा है। ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट, बी केयरफुल। साहब 315 में रिस्क असेसमेंट के बारे में दिया। रिस्क असेसमेंट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि पता कर सके कहां गलती हो सकती है, दैट इज रिस्क असेसमेंट। 315 में लिखा है हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड विच बेसिक इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। 540 में वापस आता है कि एस्टिमेट्स की कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। 550 में वापस आता है रिलेटेड पार्टी की कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। 570 में वापस आता है कि गोइंग कंसर्न की कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। तो रिस्क असेसमेंट 540 में भी रिस्क असेसमेंट दिया हुआ है कि एस्टिमेट्स की कौन सी जानकारी, 550 में भी दिया है, 402 में दिया हुआ है आउटसोर्सिंग की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। करेक्ट, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो नाउ तो प्लीज हर जगह पे 315 लिख देंगे ऐसा नहीं होता साहब, प्लीज ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बारे में ऐसे लिखिए, ऐसे ऐसे उसके बारे में उसके ऐसे आप उसमें कोट करिए। ठीक है, ऐसे का साहब बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स है। 505 में एक होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब क्या और कहां पे मंगवाना चाहिए। फिर दूसरा पार्ट होता है आपका सेकंड, उसमें होता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर आस्किंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन। प्रोसीजर क्या होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर उसके बाद में प्रोसीजर फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बाद आपका डिजाइनिंग ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कौन से एरिया में पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मांगना चाहिए नेसेसरली, कहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मांग सकते हैं। और एक चीज हुई रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, नहीं दिया तो क्या। ऐसे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आपका नॉलेज बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस ऐसे में कितने छोटे छोटे अलग अलग पार्ट है और मुझे कौन सा पार्ट लिखना चाहिए और वो केयरफुली बराबर। कभी कभी आपको एक से ज्यादा पार्ट लिखने पड़ते हैं, प्लीज गाइस तो उसको अच्छे से इंटरप्रेट करिए कि कौन सा पार्ट लिखना है। तो ऐसे इंटरप्रिटेशन में आखिरी लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। जनरली एक ऐसे के ऊपर होता है, वो ऐसे आइडेंटिफाई करिए और उस ऐसे का भी कौन सा पार्ट लिखना है वो आप यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है, आपको क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप auditguru.in वेबसाइट पे जाएंगे तो डाउनलोड सेक्शन में हमने पीएम एनालिसिस फाइल है बराबर, ऐसे वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट किया गया है, ऐसे वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट किया हुआ है। क्या होता है एक ही ऐसे के सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं तो रिपीटेटिवनेस खत्म हो जाता है और इंटरप्रिटेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। मैं बोलूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में खुद इंटरप्रेट करिए, जब आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो तो आपके थॉट प्रोसेस को रेक्टिफाई करिए, इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, नाउ पेपर राइटिंग में ऐसे का रेफरेंस जरूर दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने एक वीडियो डाला हुआ है किस तरीके से ऐसे नंबर्स याद रखना, बहुत ही क्रेजी एक वीडियो है। ठीक है, और नहीं तो आप रवि टावरी सर पे आप वो वीडियो और वो शॉर्टकट के बारे में पूछ सकते हैं, वी विल रिप्लाई बैक टू यू। ravitauri@gmail.com पे। ठीक है, बहुत जरूरी है दैट यू एक्सप्लेन, आप रेफरेंस दे, सही में रेफरेंस के बाद पूरा नाम लिखिए, राइट फुल नेम। ठीक है, पूरा नाम लिखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 315 रिस्क असेसमेंट है, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क बराबर थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। रिस्क को आइडेंटिफाई करना थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ऐसा पूरा नाम लिखिए। पूरा नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट फुल नेम। आप हर ऐसे का एक दो लाइन में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दैट्स वेरी प्रोफेशनल। एक दो लाइन में, बहुत ज्यादा मत लिखिए, नहीं तो आपको लगेगा कि वेग आंसर लिख रहे हैं। एक दो लाइन में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऐसे। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखिए। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है साहब, एग्जाम्पल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लीज एग्जाम्पल,
ऐसे का नंबर लिखिए, ऐसे का नंबर लिखिए, उसका पूरा नाम लिखिए, उसके 1-2 लाइन डिस्क्रिप्शन दीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट आप जो भी फैक्टर्स है पूरे पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, एग्जांपल से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, आपका आंसर बेहतर होगा, आपके आंसर में और भी कंटेंट आएगा, मोर कंटेंट विल कम। बराबर, बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्लेन पॉइंट्स, आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, एग्जाम्पल्स। बच्चे मैं हैरान हूं कि एग्जाम्पल क्यों लिखते हैं। प्लीज राइट एग्जाम्पल, अपना नॉलेज कंटेंट बताइए, अंडरस्टैंडिंग बताइए। अच्छा, बच्चों के दिमाग में होता है कि वैसी की वैसी पीएम की लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैंने भी बहुत पेपर चेक किए, करेक्ट। कोई ऐसा नहीं होता कि एक बार सजेस्टेड आंसर पढ़ा, सारे एकदम फिट हो गया दिमाग में। हाँ, अब आंसर में कितने परसेंट वर्ड मैच हुए, 75% वर्ड मैच हुए तो मार्क्स मिलेंगे। कोई ऐसा लेके नहीं बैठता, मैच करो मैच करो मैच करो मैच करो मैच करो। नो वन डज दैट गाइज। आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, टेक्निकल वर्ड्स का जो मतलब निकल के आ रहा है और आपने सिंपल लैंग्वेज में जो लिखा है, दोनों का मतलब मैच होना चाहिए, दोनों का मतलब मैच होना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दोनों का मतलब मैच हो, ठीक है। प्लीज एग्जाम्पल लिखिए, बैकग्राउंड एक्सप्लेन लॉजिक के साथ लिखिए, एग्जाम्पल भी लिखिए, ये क्यों लॉजिक है, ऐसे में क्यों लिखा हुआ है वो भी लिखिए। आपका आंसर मैंने देखा है साहब, जितना बल्कि थोड़ा सा आंसर हो, लेकिन रेलेवेंट पॉइंट्स। बल्कि आंसर चाहिए लेकिन उसको एक्सप्लेन करने वाला लॉजिक, उसको एक्सप्लेन करने वाला उसका बैकग्राउंड, उसको एक्सप्लेन करने वाला उसका एग्जाम्पल होना चाहिए। अपने आप रेलेवेंट पॉइंट से लेंथ बढ़ता है, मार्क्स बढ़ेंगे आपके। पूरा कंक्लूजन हमेशा से दे, प्लीज राइट। इवन इफ अगर आपने केस को डिस्कस किया है, उसका कंक्लूजन आपने हमेशा अलग से देना ही चाहिए, सेपरेट कंक्लूजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपके कारों में, कंपनी ऑडिट में कुछ बातों का ख्याल रखें। फिर से इंटरप्रेट करते वक्त पहली ट्रेन ना पकड़े, कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस रिकलेक्ट करें फटाफट, बड़े आसान से हैं, ज्यादा नहीं है आपके कोर्स में। बराबर, कंपनी ऑडिट 1 इज सेक्शन 139 to 148 और 2 इज 128 to 138, बड़े आसान से है। इतना तो आपने याद रखना ही चाहिए। सारे सेक्शन, सारे क्लॉजेस, मेमोरी टेक्निक्स यूज करिए, ठीक है। हमने हर एवरी बल्कि थिंग क्लॉजेस वी गॉट द मेमोरी टेक्निक्स जो हमने इंक्लूड करके रखी है। प्लीज यूज दैट, रिकलेक्ट ऑल द क्लॉजेस की कौन सी चीज एप्लीकेबल है। प्लीज पहली ट्रेन मत पकड़िए, एकदम से आंसर मत दे दीजिए, ठीक है। जैसे वर्ड पढ़ा डिस्क्वालिफिकेशन, सीधा डिस्क्वालिफिकेशन पे कूद गए, पूरा आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस के लिए दी जाती है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन था, एमडी ने अपने डॉटर के हस्बैंड को ऑडिटर अपॉइंट किया, बराबर। अब दो बात थी कि क्वेश्चन अपॉइंटमेंट पे है कि डॉटर के हस्बैंड को अपॉइंट किया, तो बंदा डिस्क्वालिफाइड तो नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन पे तो नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है साहब, ये अपॉइंटमेंट पे कि डिस्क्वालिफाइड। अगर पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो बार बार उन्होंने अपॉइंटमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बोला है, अपॉइंटमेंट के बारे में बोला है और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बोला था। जनरली आपका क्वेश्चन एक ही चीज पे फोकस होता है, जनरली बोल रहा हूं मैं, जनरली, ठीक है, कि एमडी अपॉइंट नहीं कर सकता, फर्स्ट ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एमडी कैन नेवर अपॉइंट ऑडिटर, कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकता, पहला ऑडिटर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना था, ऐसा क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एमडी ने कर दिया, जो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। और फिर दूसरा, अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचने जाएंगे तो हमको एमडी का रिलेटिव देखना है कि ऑडिटर का रिलेटिव डायरेक्टर है क्या, ये देखना पड़ता है। ऑडिटर का रिलेटिव डायरेक्टर है क्या, तो वाइफ के पापा रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते। ऑडिटर के लिए वाइफ के पापा रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते, तो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड नहीं था। तो एमडी के अगर जवई, जो जवई होते हैं बोलते हैं, बराबर, ठीक है, अगर उनको अपॉइंट करते भी है तो उनके ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड नहीं होते। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन इंटरप्रेट करते कहीं पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो आप समझ जाना कि आप गलत ट्रेन पकड़ रहे हो, गलत लाइन पकड़ रहे हो। सीए के एग्जाम्स में इतने भयंकर कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती, जनरली इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती। सो बी केयरफुल गाइस, इंटरप्रेट करते वक्त सारी चीजों को रिकलेक्ट करिए,
ठीक है, कभी कभी कुछ पॉइंट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। एंड अगर आपको लगता है इसके 2 आंसर्स पॉसिबल है तो आप सारी चीजें पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा चीजें किस में हिंट कर रही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा चीजें अपॉइंटमेंट पे हिंट कर रही थी जो इन्होंने बनाया था, और डिस्क्वालिफिकेशन वाला एंगल बहुत कॉम्प्लिकेट था, तो एकदम क्लियर कट था, डिस्क्वालिफिकेशन वाला एंगल पकड़ना ही नहीं था। पेपर राइटिंग टिप्स, जब कारो और कंपोनेंट लिखे तो पहले आप रेफरेंस दीजिए कि कौन सा सेक्शन नंबर है, प्लीज उसका परफेक्ट रेफरेंस दीजिए। रेफरेंस बहुत जरूरी है, एक एक मार्क आपका बढ़ाता है। गिव रेफरेंस, ठीक है। सब सेक्शंस नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन सेक्शन का रेफरेंस आप दीजिए, सेक्शन के रेफरेंसेस जरूरी है। उसके बाद में कंटेंट ऑफ द प्रोविजन, कंटेंट ऑफ द प्रोविजंस, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन, रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। अब जैसे कारो है तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है क्लॉज की मैक्सिमम, ठीक है, एज नियर एज पॉसिबल जितनी बातें लिखी उसके अंदर पूरे के पूरे, स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो पूरी की पूरी बातें आपने उसके अंदर, जितनी बातें 3 बातें लिखी हुई है उसके अंदर, वो तीनों बातें आपकी जो वर्ड्स भी है बिल्कुल वैसे के वैसे ही आपके उसमें आने की आपने कोशिश करनी चाहिए, जितना नियर हो सके उतना ज्यादा कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर आप उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करिए, क्यों नहीं लिखते भाई। स्टैट्यूटरी ड्यूज गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सपोज, जो लोग गवर्नमेंट का पैसा नहीं देते, गवर्नमेंट उनको एक्सपोज करना चाहता है। गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सपोज देम, करेक्ट, उनको एक्सपोज करना चाहता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने ये बनाया स्टैट्यूटरी ड्यूज, ताकि उनको एक्सपोज किया सके, गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक्शन ले सके, ठीक है। नाउ ऑडिट प्रोसीजर भी तो लिखिए कारो में क्लॉज लिखने के बाद में ऑडिट प्रोसीजर भी लिखिए। जब आप कंटेंट की बात कर रहे हो तो क्लॉज लिखिए पूरा, क्लॉज का फिर उसका लॉजिक भी बताइए। डिस्कशन, जब आप केस डिस्कस करते हैं प्लीज राइट ऑडिट प्रोसीजर। व्हाई डोंट यू राइट ऑडिट प्रोसीजर कि इस क्लॉज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बड़ा आसान होता है। फिक्स एसेट रजिस्टर्स का आप रेफरेंस दीजिए, इन्वेंटरी रजिस्टर का आप रेफरेंस दीजिए, डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस दीजिए, तो ऑडिट प्रोसीजर्स बन जाती है। कंक्लूजन हमेशा लिखना है तो आपके 4 पार्ट दिखने चाहिए, रेफरेंस दिखना चाहिए, कंटेंट दिखना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन। कोशिश करनी चाहिए कि क्लॉजेस एज इट इज जितने नजदीक हो सके लिखे, विथ लॉजिक लिखे। डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन में आपने यू शुड एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर्स आल्सो एंड देन द कंक्लूजन, ठीक है। आप आखिरी में अगर आपको ऐसा लगे कि और भी सेक्शंस होते हैं तो उसका रेफरेंस आप सबसे आखिरी में दे सकते हैं। यू कैन गिव रेफरेंस एट द एंड। अगर आपको ऐसा लगे कि और भी चीजें, रेफरेंस आपको देना ही है, आखिरी आंसर खत्म होने के बाद आप बाद में दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे के टिप्स बताए, ऐसे के अलावा ठीक है, ऐसे के अलावा आपको कंपनी ऑडिट और कारों के बारे में बताया। नाउ वाउचिंग, ठीक है, 12 से 16, मतलब ऐसे तो 8 मार्क के लिए होना चाहिए, लेकिन 8 मार्क का वाउचिंग, 8 मार्क का वेरिफिकेशन, लेकिन मेजॉरिटी 16 मार्क फिक्स है। आपको पता होगा वाउचिंग और वेरिफिकेशन के 16 मार्क फिक्स है, 4-4 मार्क के 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें, लेकिन वाउचिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और बहुत सारी चीजों का वाउचिंग इज अ वेरी सिंपल थिंग। जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं वाउचर। ट्रांजैक्शन की बातों को वाउचर से मैच करना, डॉक्यूमेंट से मैच करना, कि ट्रांजैक्शन जो दिख रहा है मुझे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सही है ना, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सही है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वाउचिंग। ट्रांजैक्शन को वाउचर से ट्रेस करना, वाउचर से मैच करना, उसको हम बोलते हैं वाउचिंग, ठीक है। बहुत सारी चीजों की वाउचिंग दी है। बच्चों का हमेशा अक्सर होता है कि सर कैसे इतना सारा याद रखें। एक बहुत ही उसकी सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेके आखिरी तक आपको इमेजिन करना है, ठीक है। ये सिंपल 5 स्टेप्स दी हुई है, आपके स्क्रीन पे भी है, आप रोक करके उसको हल्का सा नोट कर सकते हैं, फिर मैं उसका एग्जांपल भी दे रहा हूं। सो फर्स्ट थिंग इज, जैसे ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेके, फर्स्ट स्टेप इज किसी भी ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेके आखिरी तक आप इमेजिन करिए। एडवर्टाइजिंग में पहले हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बुलाएंगे, उनके साथ में अग्रीमेंट करेंगे, विल मीट, उनके साथ में अग्रीमेंट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का अग्रीमेंट, ठीक है। अग्रीमेंट के अंदर 2 बातें लिखी रहेगी, एड बनाना कैसे उसके बारे में लिखा रहेगा, उसके बारे में, और एड डिस्प्ले कैसे होगा, बराबर डिस्प्ले कहां पे होगा उसके बारे में लिखा होगा कि बनाएं कैसे। वीडियो, आपको पता है ऐड बनाने का भी खर्चा है, वीडियो बनाने का खर्चा, अगर वीडियो है तो वीडियो बनाने का खर्चा है, ऑडियो है तो ऑडियो बनाने का खर्चा है, ठीक है। और उसके बाद में उसको अगर डिजाइनिंग है, ब्रोशर, तो ब्रोशर बनाने का खर्चा है। फिर इसको डिस्प्ले न्यूज़पेपर में बताने का खर्चा है, ब्रोशर प्रिंट करने का खर्चा है, टीवी में बताने का खर्चा है।
तो ये दो तरह खर्चे होते हैं। फिर उसके बाद में अग्रीमेंट साइन होता है, उसके हिसाब से ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह शायद उनको अपॉइंट करके ऐड को बनता है, उसका बिल आता है, वो पेमेंट होता है। डिस्प्ले में न्यूज़पेपर की कटिंग्स आती है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स आती है, रेडियो में कब कब प्ले किया वो आता है, टीवी में कब प्ले किया वो आता है, होर्डिंग्स के फोटोग्राफ्स आते हैं, उसके हिसाब से हम चेक करते हैं बराबर है ना। और फिर उसके बाद हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं, वी डिडक्ट टीडीएस डिडक्ट करके हम लोग पेमेंट करते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो अब मैंने पूरे ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने इमेजिन किया पूरे ट्रांजैक्शन को। पहला स्टेप है किसी भी ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप इमेजिन करिए। अब आपको लाइन बाय लाइन लिखना है कि आप क्या चेक करें। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सबसे पहले हमें जाके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की लिस्ट लेनी चाहिए, उसके अग्रीमेंट्स लेनी चाहिए। हमने देखना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो अग्रीमेंट से मैच हो रहे हैं क्या। हमें देखना चाहिए कि बनाने का खर्चा अलग होता है, और डिस्प्ले खर्चा अलग होता है। न्यूज़पेपर कटिंग से मैच करना चाहिए। रिकॉर्ड जो रेडियो की रिकॉर्ड है, जो टीवी का रिकॉर्ड दिया है वहां से हमने मैच करना चाहिए। होर्डिंग्स का हम लोगों ने फोटो देखना चाहिए, ठीक है। फिर देखना चाहिए किसने बिल ऑथराइज किया है, जितने भी आपके बिल है एक्सेप्ट करता है कि बराबर है, उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, रजिस्टर के बारे में जितने बिल है। उसके बाद में चेक अप्रूव होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है, टीडीएस के बारे में बोलना चाहिए। और फिर बैंक स्टेट से पेमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट के बारे में। सेकंड स्टेप है जितने भी डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स है उसको आप रिकलेक्ट करिए और लाइन बाय लाइन लिखिए। जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे ही लिखना है, तो याद रखने के लिए सब याद रखना एक चीज, लिखना अलग, लाइन बाय लाइन लिखते जाइए, ठीक है। फिर अकाउंटिंग एंट्री बताइए। तीसरा अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल 3 के बारे में बोलिए। अकाउंटिंग एंट्री बराबर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू टीडीएस पेबल। सर अकाउंटिंग एंट्री लिख सकते हैं? सर आप अकाउंटिंग एंट्री लिखिए, चार्ट भी लिखिए। अकाउंटिंग एंट्री बिल्कुल लिख सकते हैं आप, चार्ट भी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिंदास लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में थ्योरी एक्सप्लेन करिए। आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन साथ साथ में आपको थ्योरी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्लेन द कंप्लीट थ्योरी। शेड्यूल 3 के अंदर अदर एक्सपेंसेस में आता है तीसरी बात, स्पेशल पॉइंट बताइए। एडवांस एडजस्ट नहीं होते, एडवर्टीजमेंट में एडवांस एडजस्ट नहीं होते, करेक्ट। तो उसके बारे में कि भाई एडवांस एडजस्ट तो हो गए ना, वो बताइए। और फिर जनरल पॉइंट्स, डेट ऑफ वाउचर, नेम ऑफ द क्लाइंट, ऑथराइजेशन, रबर स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, 5000 के ऊपर पेन तो रेवेन्यू स्टैम्प लगता है, बराबर जनरल पॉइंट। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जनरल पॉइंट्स ही लिखते हैं और सबसे शुरुआत में लिखते हैं। ये जनरल पॉइंट सबसे कचरा पॉइंट्स होते हैं, इनको सबसे आखिरी में लिखना चाहिए आपने। नॉलेज बताना चाहिए। तो 5 बातें साहब, किसी भी ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेके आखिरी तक आप अच्छे से इमेजिन करिए। उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्स के बारे में लाइन बाय लाइन लिखिए, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। उसके बाद अकाउंटिंग के बारे में बताइए, एएस के बारे में बताइए, शेड्यूल 3 के बारे में बताइए, ठीक है। देन यू गो फॉर द स्पेशल पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे एडवांस एडजस्ट करना, स्पेशल पॉइंट्स। एंड द लास्ट इज आपके जनरल पॉइंट्स। प्लीज 5 इसमें लिखिए आप। हमने हमारे नोट्स में हर चीज को ऐसे 5 हिस्सों में करा है, लेकिन ऐसे आपको याद नहीं रखना है। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस में। याद ऐसे ही रखना है, लिखना लाइन बाय लाइन है पूरा। आपको चार्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन लिखना तो आपको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। फिर 4 मार्क का वेरिफिकेशन पे आंसर आता है। वेरिफिकेशन भी साहब, इसकी भी एक मैं ट्रिक बता दूं आपको। ये सारी ट्रिक्स आप यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बेहतरीन, बहुत बढ़िया आप आंसर लिख सकते हैं। यू कैन राइट वेरी गुड आंसर्स। वेरिफिकेशन शॉर्टकट इज ERVCD, existence, rights and obligations, V for valuation, C for completeness, D for disclosure and presentation, and then special points आप लिख सकते हैं। सर ये क्या होता है? ये अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान अगर याद है तो दिस इज नथिंग बट असर्शंस। असर्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं वो अलग चीज है, ठीक है। 315 के अंदर पढ़ते हैं असर्शंस क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आप वेरिफिकेशन लैंड, एसेट्स और लायबिलिटीज का होता है। अब वेरिफिकेशन लैंड के बारे में लिखिए। ऑडिटर शुड अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन, ही शुड विजिट लैंड एंड बिल्डिंग्स, जो मेजर लैंड एंड बिल्डिंग्स विजिट करना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना चाहिए। एग्जिस्टेंस के लिए सही में है कि नहीं। राइट्स के लिए ऑडिटर शुड सी सेल डीड, पहले सेल डीड बनती है, फिर अग्रीमेंट टू सेल बनता है, वो देखना चाहिए, उसमें कंपनी का नाम ही है ना और अमाउंट कितना लिखा है वो चेक करना चाहिए, वेयर द अमाउंट इज प्रॉपर। सेल डीड, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो देखना चाहिए। ही शुड टेक ऑडिटर्स, लॉयर्स रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट बनती है शायद, अगर आपको पता होगा तो, कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं, कंपनी के नाम पर ना असली डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डॉक्यूमेंट्स अगर बैंकर के पास तो उससे कंफर्मेशन लेना चाहिए।
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सही में कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी है ना, उन्हीं के नाम पर प्रॉपर्टी है ना, बराबर। राइट्स उसने चेक करने चाहिए, एसेट से तो राइट्स होता है, लायबिलिटी तो ऑब्लिगेशन होता है। वैल्यूएशन किस पे दिखाते हैं हम लोग, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमें देखना चाहिए यूजफुल लाइफ बराबर थी ना डेप्रिसिएशन बराबर कैलकुलेट किया ना रेसिडुअल वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। वैल्यूएशन से अब रिवैल्यूएशन के बारे में भी बोलना चाहिए आपने, रिवैल्यूड तो नहीं है तो फिर देखना चाहिए रिवैल्यू कैसे किया, कौन से एक्सपर्ट ने किया, किसके बोलने पर किया। जॉइंट ओनरशिप है तो आधे एसेट का वैल्यू हमारे इसमें दिखेगा, आधा वहां दिखेगा। तो वैल्यूएशन के 3 पॉइंट हो गए, कैसे बताना, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन एंड जॉइंट ओनरशिप। करेक्ट। मैं फास्ट बता रहा हूं, मेरे को सिर्फ आपको टेक्निक बतानी है। कंप्लीटनेस आपने मैच करना चाहिए, फिक्स एसेट रजिस्टर से टोटल मैच हो रहा है ना, ठीक है। प्रेजेंटेशन, लैंड को अलग बताना पड़ता है और बिल्डिंग को अलग बताना पड़ता है। जैसे आप लिखते हो बैलेंस शीट P&L, दैट इज प्रेजेंटेशन, लैंड अलग बिल्डिंग अलग, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती और बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या बताना है, बराबर, दैट इज डिस्क्लोजर, तो उसके बारे में आप बताइए। स्पेशल पॉइंट, कारो एप्लीकेबल है सब, बराबर, कारो इज एप्लीकेबल, कारो एप्लीकेबल है तो आपको, कारो एप्लीकेबल है तो कारो के बारे में बोलना चाहिए स्पेशल पॉइंट्स में, करेक्ट। इंश्योरेंस है कि नहीं उसके बारे में आप बोल सकते हैं स्पेशल पॉइंट्स में। डेफिनेटली वाउचिंग वेरिफिकेशन के आंसर वर्ड टू वर्ड नहीं लिखे आते, इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप जाएंगे 4 मार्क का बेहतरीन आप आंसर लिख पाएंगे। किसी भी एसेट या लायबिलिटी के एग्जिस्टेंस के लिए क्या करना, कहीं पे कंफर्मेशन लेना पड़ता है, कहीं पे फिजिकल वेरिफिकेशन देखना पड़ता है, कहीं पे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट में एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंपनी के नाम पर है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए। वैल्यूएशन, अमाउंट सही दिख रहा ना, कंप्लीटनेस, कुछ छूटा तो नहीं है, प्रेजेंटेशन P&L में सही है, डिस्क्लोजर बराबर है ना, एंड स्पेशल पॉइंट। अगर आप ये 6 चीजें लिखते हो, अलग से हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखिए आप, ठीक है। ये शॉर्टकट साहब ERVCD एंड स्पेशल पॉइंट्स। मैंने आपको जल्दी बता रहा हूं साहब, क्योंकि आपको भी कम समय में आप बहुत सारी चीजें देख लें। देन स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट आप 8 मार्क का क्वेश्चन होता है, 8 मार्क क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्विकली फटाफट एग्जांपल से 1 2 3 4 5 5 चीजें आप इसमें कर सकते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। पहले अगर सपोज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, आपने इनके कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना है ये एंटिटी किस लिए बना है, कौन से लॉ के अंदर बना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एंटिटी के ऊपर आपको बात लिखनी चाहिए। 8 मार्क का है, कम से कम 3 पेज का आपका आंसर जाना चाहिए, कम से कम 3 पेज आंसर यू आर सपोज टू राइट, बराबर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही 7 पॉइंट आप लिख सकते हैं। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, टेक लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज विच चैरिटेबल, जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल ऑडिट बता रहा हूं मैं, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ये बूढ़े लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, एनिमल्स के लिए है, एनवायरमेंट के लिए है। लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज दे परफॉर्म, जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे हेल्पेज इंडिया का, हेल्पेज इंडिया का एग्जांपल लिया है। हेल्पेज इंडिया बूढ़ों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए है, और वात्सल्य ग्रुप ऑर्फन्स के लिए। पहले पर्पस, तो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज विच दे परफॉर्म वो लिखिए, उसका एग्जांपल दीजिए। फिर उसके बाद में कौन से एक्ट के अंदर बने हुए हैं। हेल्पेज जनरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी हो सकती है, इट कैन बी सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एज 1860, इट कैन बी ट्रस्ट अंडर ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर हो सकता है, तो वो देखिए कौन से एक्ट के अंदर बने। सेकंड वो लिखिए भी कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स, मैं फास्ट बता रहा हूं क्योंकि बराबर फटाफट बता रहा हूं, कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बराबर। इनको ट्रस्ट डीड कवर करता है, इनको सोसाइटी के बायलॉज कवर करते हैं, सेक्शन 8 कंपनी है तो इनको एओए एमओए गवर्न करता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलिए, उनकी गवर्निंग बॉडी कौन है, उनके कंपोनेंट्स क्या, उसके बारे में, उनके मिनट्स में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका काम करने का तरीका कैसा है, सिस्टमैटिक है क्या, स्टेप बाय स्टेप, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, एंड डू दे मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। 7 बातें, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एनी एंटिटी परफॉर्म्स, उसके एग्जांपल्स, बराबर। कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो, कौन से एक्ट के अंदर बना है वो, कौन से लीगल डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन सी गवर्निंग बॉडी है, उनके मिनट्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, एंड देन आखिरी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड देन द लास्ट इज योर लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये 7 बातें आप हर जगह लिख सकते हैं, ठीक है। मेजर इनकम के बारे में बताइए, मेजर इनकम के बारे में बताइए, ठीक है। मेजर इनकम के बारे में आपने बताना चाहिए, जैसे चैरिटेबल में है इट इज डोनेशन,
डोनेशन मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट से मिला तो ग्रांट मिलता है, और अगर मेंबर्स है तो रेगुलरली पैसे देते हैं, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। पूरी बात, डोनेशन क्या होता है, ग्रांट क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, उसको कैसे चेक करना, हल्का फुल्का लिख कैसे चेक करना उसको। डोनेशन को रिसीट से चेक करिए, ग्रांट को एप्लीकेशन से, और ग्रांट लेटर आता है वहां से चेक करिए, सब्सक्रिप्शन से रजिस्टर होगा मेंबर्स का, वहां से उसको चेक करिए। लेगेसीज मिलती है लोगों की, लेगेसीज, जब लोग चल बसे हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी बराबर कभी कभी चैरिटी के नाम करके आते हैं, तो उसको बोलते हैं लेगेसीज। तो चैरिटी लेगेसीज मिली है तो विल के हिसाब से कितनी लेगेसी है, कितना मिला है, वो चेक करना चाहिए। फिर ये लोग अदर चैरिटेबल शोज रखते हैं, एग्जीबिशंस रखते हैं, वहां से कितना पैसा है, अदर सोर्सेस बराबर। एंड देन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इनकम, सबको एक्सप्लेन करके दो तीन पॉइंट्स में उसको कैसे चेक करना वो बताएंगे आप। मेजर इनकम्स अलग अलग, सी स्पेशल ऑडिट इज फॉर डिफरेंट एंटिटीज। भाई आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे करोगे, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करोगे, होटल का ऑडिट कैसे करोगे बराबर, पब्लिशिंग कंपनी का ऑडिट कैसे करोगे, सबकी अलग अलग इनकम्स होती है बराबर। तो कौन सी इनकम से कैसे चेक करेंगे। मेजर एक्सपेंसेस, इनका मेजर खर्चा जो होता है ये चैरिटी के लिए होना चाहिए, किसी जो गवर्निंग बॉडी है उनके ऊपर, उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर, सिर्फ उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो एज अ कॉमन मैन आते हैं तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर पर्पस के लिए खर्चा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, उसके बारे में ये उनके एक्सपेंस होते हैं जनरली। फिर इन्वेस्ट, अभी मेजर एसेट, जनरली मेजर एसेट्स फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट्स, कभी कभी स्टॉक आता है। फिक्स एसेट के बारे में अभी मैंने वेरिफिकेशन कर बताया कुछ पॉइंट्स, फिक्स एसेट को कैसे चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में आप लिखिए, मेजर एसेट्स। और फिर आखिरी में स्पेशल पॉइंट्स, ये स्पेशल पॉइंट है हेल्पेज इंडिया में, इट्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स जीरो होना चाहिए, उनके जीरो होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन बहुत खतरनाक चीज है, हमारे दुश्मन देश कंट्रीब्यूशन देके इंडिया में स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे फॉरेन जो एनजीओ है उनको बैन किया गया, दे हैव बीन बैंड, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है रिप्लेस बाय 2010 एक्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि 30 मई तक के आपको सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं। ये स्पेशल पॉइंट है, तो सभी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 30 मई तक सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके स्पेशल पॉइंट में फंड बेस्ड अकाउंटिंग, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर पैसा मिला तो उसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। कैंसर फंड के लिए तो वहीं पे, प्राइज फंड है तो उसके लिए, उसकी इनकम भी वहीं पे, उसके खर्चे भी वहीं पे। आप स्पेशल ऑडिट का आंसर कॉन्स्टिट्यूशन के 7 पॉइंट लिखिए। मेजर इनकम्स, इनकम को एक्सप्लेन कर हल्का फुल्का चेकिंग, मेजर एसेट्स, फिर उसकी चेकिंग के बारे में बताइए, करेक्ट। आपके एक्सपेंस के बारे में बताइए और आपके स्पेशल पॉइंट्स बताइए। ये 5 पॉइंट में अगर आप लिखते हैं, यू विल बी एबल टू राइट वेरी वेरी गुड आंसर। इट्स अ गोल्डन थिंग, करेक्ट। मैंने आपको बोला पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखना है, ये सिर्फ हमारे याद रखने के तरीके हैं। हमने हमारे नोट्स में बिल्कुल पूरा वैसे ही करके रखा है, वो आप फॉलो करिए, परफेक्ट है, ठीक है। नाउ कभी कभी हमको आंसर्स नहीं आते, पहले तो बात रखिए कि पहले आंसर्स नहीं आते, ठीक है, उनके बारे में। लेकिन ठीक है, देखिए 100 मार्क्स में से सबसे, अगर 60 मार्क का क्वेश्चन आपको आता है, आप जीत गए जंग। 100 मार्क में से अगर आपको 60 मार्क का भी अच्छे से आता है तो आप जंग जीत गए। 2 घंटे, पहले 2 घंटे वो 60 मार्क के लिए दो, ऐसा लिखो, पहले 3-4 क्वेश्चन इतने अच्छे लिखो, एक स्क्रैच नहीं है, बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग है, सारे पॉइंट्स है, सारे रेफरेंसेस है, सिलेक्ट करो वो और वो लिखो, ठीक है। ये 60 मार्क्स में से आप अब कितना अच्छा लिखते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट आप 70 to 80% मार्क्स ला सकते हो। तो 42 to 48 मार्क्स, 42 to 48। अब जो 40 है जो नहीं आता, अगर आपका समय बचा है तो उसको डेफिनेटली लिखिए, ठीक है। जितने रेलेवेंट रेफरेंसेस, एग्जांपल्स, लॉजिक भर सकते भरिए, भले ही आपको नहीं पता है, भरिए, आप लिखिए, रेफरेंसेस दीजिए, एग्जांपल दीजिए, जितनी फ्लावरी लैंग्वेज है, जितनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं वो लैंग्वेज यूज करिए। मैंने देखा है कि अगर आप लिखते हैं बहुत सारे, आपको पता है परफेक्ट आंसर नहीं मालूम, लेकिन आप लिखते हैं ये, तो 5 में से 2 मार्क तो मिल जाते हैं, 5 में से 2 मिल जाते हैं। 5 में से 2 इज 40%, बराबर। 5 में से 2 इज 40%, 40 का 40%,
40 का 40% बराबर आपको 40% मार्क्स यहां से मिल सकते हैं साहब, करेक्ट। 40% मार्क्स, तो ये जो 40% मार्क्स अगर आप ये ऐड करेंगे, 48 मार्क्स आपके पहले, और यहां पे आपको और से ठीक है अराउंड 16-20 मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं, तो 48 प्लस 16 अगर आप करते हैं तो 58 बराबर 58, 64, 65 तक बात जा सकती है, जो जनरली स्कोर रहता है बच्चों का। और अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और आपको ज्यादा आता है तो डेफिनेटली इट कैन गोज टू 70 एंड 80, 70-80। लेकिन प्लीज आंसर मत छोड़िए, अगर आपको नहीं भी आता है तो जितनी आप रिलेवेंट बातें लिख सकते हो सारी की सारी लिखिए आप, ठीक है, इट विल बी गुड थिंग। कुछ जनरल टिप्स होती है, ठीक है, अच्छे से पेपर को एनालाइज करिए, जो आपको चीजें आती है उसको पहले मार्क करिए, बहुत अच्छे से उसको लिखिए। प्लीज राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। अच्छा, सेंटेंस बहुत बड़ा भी मत करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए, नहीं तो एक क्वेश्चन शुरू होता है 3 सेंटेंस बाद खत्म होता है, आदमी इंटरप्रिट कैसे करेगा उसको, he will not be able to interpret, so please keep that in mind, ठीक है। ठंडे दिमाग से पहले आंसर डिजाइन करिए फिर लिखिए। पहले जो 15 मिनट आपको मिलते हैं उसमें आप आंसर डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, पेपर पे छोटी मोटी बातें आप लिख सकते हो, अगर अलाउ करते छोटी मोटी बातें कि आप आंसर डिजाइनिंग, आप कैसी बातें लिखने वाले हो, वो पहले 15 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसर डिजाइनिंग। आंसर डिजाइनिंग में आप उसको यूज कर सकते हो, करेक्ट। इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करिए ताकि पता हो कि अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं, ताकि वो पढ़े आपकी बात। प्लीज यूज ओनली ब्लैक और ब्लू पेन, दोनों में से एक यूज कर सकते हो, पेंसिल से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। 36 पेज की सप्लीमेंट होती है, तो मेरे ख्याल से 36 पेज तो भरना ही चाहिए, और एक सप्लीमेंट इतना लिखेंगे आप तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन हैंड राइटिंग ऑल्सो, डेफिनेटली हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप oidu.in साइट पे जाएंगे तो डाउनलोड सेक्शन में आपको अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंस की लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, वहां पे इंपॉर्टेंट की लिस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च करके बनाई है, वो लिस्ट आप देख सकते हो। मेरा नंबर है 9096000033, ठीक है। इससे भी ज्यादा इसके अगर ऊपर आप यू कैन पुट योर डाउट्स, ठीक है। बिजी होता हो तो थोड़ा रिप्लाई लेट आता है, ठीक है, लेट रहेगा तो चिंता मत करिए, लेकिन कम से कम 24 आवर्स में आ जाता है जनरली रिप्लाई। नहीं तो मैं दिन में 3-4 बार चेक करता हूँ। हमारे साइट पे oidu.in पे डिस्कशन पॉइंट्स है, जैसे डिस्कशन पॉइंट करके एरिया है, वहां पे आप डाउट्स पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क डाउट्स, ठीक है। तो वो डाउट सेक्शन में आप जाके डाउट्स पूछिए, मैं दिन में 3-4 बार देखता हूँ, आपके सारे के सारे मैं सॉल्व कर दूंगा। आई सॉल्व एन नंबर ऑफ डाउट्स देयर, तो वहां पे आप जाइए, सिंपल गूगल लॉगिन लगता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। I pray that you score really good and you're through with your exams.